इंडिया की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और सुपर पावर के सपनों के पीछे एक ऐसा अंधेरा छुपा हुआ है जो पूरे भारत से छुपाया जा रहा है। आज रात जब आप सोच रहे होगे कि ये देश तरक्की की राह पर है, तब इंडिया के स्लम्स की अंधेरी गलियों के अंदर लोग एक बूंद पानी के लिए खून खराबा कर रहे होंगे। और झगड़ा भी होता है, यहाँ पर मौत भी हो गई है धारावी के अंदर पिछले बार। आजू बाजू में बाल पकड़ के भी धुलाई हो जाता है। आपके शहर के पास एक अंडरग्राउंड कार्टेल है जो गरीबों की किडनियों को चुरा रहा होगा बिना किसी आवाज के, और ये सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि पूरी जंजीरों से जकड़ी हुई बस्तियां तस्करी के जाल में फंसी हुई हैं। आधुनिक गुलामी के नाम पर उनकी रूहों को बेचा जा रहा है। ट्रूथ तो यही है कि हम बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कर रहे हैं और वहाँ बेटियां रोज बिक रही हैं। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, बल्कि ये इंडिया के वो छुपे हुए अंधेरे हैं जो टीवी पर कभी दिखाए नहीं जाते। तो क्या आप तैयार हो उन राजों को जानने के लिए जो एक बार आपकी आंखों के सामने खुल गए तो आप उन्हें भुला नहीं सकते। हाँ, पैसा देके नहीं आता है, बिल आते रहती है और पानी नहीं आता है नल में। 2 महीना हो गया पानी नहीं आता है। ऐसे आएगा भी तो इधर उधर से आएगा और बहुत गंदा आता है, उसके लिए बहुत झगड़ा। थोबड़ा बैंड कर दूंगा, एसिड फेंक दूंगा, ब्लेड मार दूंगा, दादागिरी से बातें। तो पुलिस के पास कंप्लेंट करने गया, मेरे को ही अंदर डाल दिया। ये कहानी इंडिया की शाइनिंग सिटीज की नहीं है, बल्कि ये कहानी इंडिया की उन शेडोज की है जहाँ पर लोग जिंदा तो हैं लेकिन सिस्टम के लिए एग्जिस्ट नहीं करते। धारावी जैसे एरियाज और वसंत कुंज के पीछे छुपी कुछ अनऑथराइज्ड बस्तियां। यहाँ पर पानी तस्करी नहीं बल्कि सर्वाइवल का वार है। रोज सुबह लोग अलार्म से नहीं बल्कि टैंकर के हॉर्न से उठते हैं, और किसी दिन अगर टैंकर का हॉर्न सुनाई नहीं दिया तो समझ लो आज का दिन बिना पानी के गुजरेगा। एनडीटीवी के साल 2025 के आर्टिकल के अकॉर्डिंग धारावी के हर घर का 70% हिस्सा पानी के ड्रमों और बर्तनों से भरा हुआ है, जिनमें से कुछ घरों के लिए पानी मिलता है जो कम से कम 5 परिवार आपस में बांटते हैं। पानी की पाइपलाइंस लीक हो रही हैं और अक्सर नालियों के ऊपर से जा रही हैं। ये वाटर क्राइसिस नेचुरली नहीं है बल्कि ये आर्टिफिशियली क्रिएट की गई है। गवर्नमेंट चाहे तो यहाँ पर पानी की पाइपलाइंस पहुँच सकती है, लेकिन यहाँ पर पहुँचती क्यों नहीं? जहाँ पर शॉर्टेज होती है वहाँ पर एक नया बिजनेस पैदा हो जाता है, वाटर माफिया। ये लोग इलीगल बोरवेल्स में से पानी भरते हैं या फिर म्युनिसिपल पाइपलाइन को डाइवर्ट करते हैं, फिर वही पानी 10 गुना दामों पर बेचते हैं। जो चीज बेसिक राइट होनी चाहिए थी वो यहाँ पर ब्लैक मार्केट कमोडिटी बन गया। सोचो एक ऐसी फैमिली जो दिन का 200 से 300 रुपए कमाती है, जिसमें से 50 रुपए तो सिर्फ पानी के लिए जाते हैं। और आयरनी देखो, कभी कभी वो पानी उन्हें साफ ही नहीं मिलता। ब्लैक टैंकर का पानी होता है जिसमें कभी कभी मल या फिर इंडस्ट्रियल वेस्ट मिला होता है। बच्चे बीमार पड़ते हैं, स्किन इन्फेक्शन, डायरिया, टाइफाइड, कोई रिकॉर्ड ही नहीं मिलता क्योंकि ये लोग ऑफिशियली एग्जिस्ट ही नहीं करते। मीठी रिवर के किनारे बसने वाले लोग ऑलमोस्ट गार्बेज के ऊपर जी रहे हैं। प्लास्टिक, केमिकल वेस्ट और मल के बीच उनका घर है। जब बारिश आती है तो सिर्फ पानी घर के अंदर नहीं आता बल्कि पूरा गटर घर के अंदर आ जाता है। कभी कभी उसी पानी को फिल्टर करके पीना पड़ता है। ये सर्वाइवल नहीं है बल्कि ये स्लो डेथ है और धीरे धीरे मौत का कारण बनने वाली चीज है। सवाल ये नहीं है कि गवर्नमेंट को इस चीज के बारे में पता नहीं है, बिल्कुल पता है। पर प्रॉब्लम ये नहीं कि ये बस्तियां नॉन नोटिफाइड हैं, बल्कि प्रॉब्लम ये है कि ये लोग सरकार की नजरों में ऑफिशियली एग्जिस्ट ही नहीं करते। अगर कोई एरिया रिकॉर्ड में नहीं है तो वहाँ डेवलपमेंट का कोई काम ही नहीं होगा। ना पाइपलाइन, ना अकाउंटेबिलिटी, ना सैनिटेशन और ना परफेक्ट सिस्टम फॉर एक्सप्लॉयटेशन, कुछ भी नहीं होगा। और फिर यहाँ पर एंट्री होती है लोकल नेक्सस की। पॉलिटिशियन, टैंकर कॉन्ट्रैक्टर्स और ग्राउंड लेवल एजेंट्स। इलेक्शन के टाइम पर टैंकर का पानी फ्री हो जाता है, वोट के बदले पानी, और इलेक्शन के बाद वही टैंकर डबल रेटों में बेचा जाता है। ये कोई करप्शन नहीं है बल्कि ये कंट्रोल है। पानी को एक वेपन बना दिया गया है। कभी कभी ये क्राइसिस हिंसक हो जाता है। टैंकर आता है, 50 लोग पाइपलाइन के लिए लड़ते हैं और कभी कभी ये लड़ाई खून खराबे तक पहुंच जाती है। अगर तुम सोच रहे हो ये सिर्फ मुंबई और दिल्ली तक सीमित है तो तुम गलत हो। ये पैटर्न बेंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद जैसी सिटीज में भी देखने को मिल रहा है। ग्राउंड वाटर खत्म हो रहा है और जो बचा था वो प्राइवेट कंट्रोल में चला गया। मतलब जो पहले पब्लिक रिसोर्स था वो आज प्राइवेट प्रॉफिट बना रहा है। ये सिर्फ पॉवर्टी इशू नहीं है बल्कि ये गवर्नेंस फेलियर है। अगर सरकार चाहे तो आज ही पाइपलाइन लग सकती है, और अगर सरकार चाहे आज ही वाटर ट्रीटमेंट इंप्रूव हो सकता है। सरकार चाहे तो आज ही इलीगल टैंकर्स बंद हो सकते हैं। लेकिन अगर लोग सिस्टम के अंदर ही प्रॉफिट कमा रहे हैं तो फिर ये प्रॉब्लम सोल्व नहीं होगी।
रात के 2 बजे हैं। एक छोटा सा प्राइवेट क्लिनिक। बाहर से देखने में सब नॉर्मल लगता है, लेकिन अंदर एक ऑपरेशन चल रहा होता है जो किसी की जिंदगी बचाने के लिए नहीं बल्कि किसी की मजबूरी बेचने के लिए हो रहा है। इंडिया में ऑर्गन ट्रांसप्लांट लीगल है, लेकिन स्ट्रिक्ट कंडीशंस के अंडर। लोग कहता है कि डोनर और रेसिपिएंट के बीच क्लोजर रिलेशन होना चाहिए या फिर अल्ट्रोस्टिक डोनेशन विदाउट मनी। लेकिन ग्राउंड रियलिटी में सिस्टम इतना इजीली मैनिपुलेट होता है कि पूरा एक ब्लैक मार्केट इकोसिस्टम खड़ा हो चुका है। ह्यूमन टेरिफिंग सर्च के आर्टिकल के अकॉर्डिंग ऑर्गन ट्रेड एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है जो सालाना 1.7 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स तक कमाता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है जो 10% ट्रांसप्लांट होते हैं वो इलीगल माने जाते हैं। सब कुछ शुरू होता है एक आदमी से जो ब्रोकर होता है। ये लोग गरीब गाँव या कच्ची बस्तियों में जाते हैं। इनका टारगेट सिंपल होता है, डी सेपरेट लोग, यानी जो कर्ज में डूबे हो और जिनके पास कोई ऑप्शन ही ना हो। ब्रोकर उन्हें एक सपना बेचता है कि एक किडनी दे दो, 5 लाख रुपए मिलेंगे और लाइफ चेंज हो जाएगी। लेकिन सच, ज्यादातर लोगों को 50,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए मिलते हैं, वो भी कभी कभी पूरा नहीं मिलता। कई जगह ऐसे गांव देखने को मिलते हैं जहां पर लोगों के पास सिर्फ एक किडनी होती है। इन्हें लोग 1 किडनी विलेज कहते हैं। ये कोई मिथ नहीं बल्कि ये ग्राउंड रियलिटी है। पॉवर्टी इतनी एक्सट्रीम है कि लोग सर्वाइवल के लिए अपनी बॉडी ही बेच देते हैं। प्रोसेस का नेक्स्ट स्टेप और भी ज्यादा डेंजरस होता है, फेक डॉक्यूमेंट्स। ब्रोकर और एजेंट्स मिलकर डोनर और रेसिपिएंट को फैमिली मेंबर्स बना देते हैं। फेक आधार कार्ड्स, फेक मैरिज सर्टिफिकेट्स और फेक रिलेशनशिप। सब कुछ पेपर पे लीगल दिखता है, लेकिन असल में सब कुछ झूठ होता है। और फिर बारी आती है डॉक्टर्स की। हर डॉक्टर करप्ट नहीं होता, लेकिन कुछ लोग मिलकर सिस्टम का मिसयूज करते हैं। इलीगल प्राइवेट हॉस्पिटल्स, इलीगल प्राइवेट क्लिनिक्स और इलीगल ओटीटीज। सर्जरी क्वाइटली होती है, रिकॉर्ड्स मैनिपुलेट कर दिए जाते हैं और पेशेंट डिस्चार्ज हो जाता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। रेसिपिएंट कौन होते हैं? ज्यादातर रिच इंडियन फैमिलीज या फिर फॉरेन पेशेंट्स। इसको कहते हैं ट्रांसप्लांट टूरिज्म। कंट्रीज जहाँ पर वेटिंग लिस्ट लंबी होती है वहाँ के लोग इंडिया आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर अरेंजमेंट आसानी से हो जाता है, बस पैसा होना चाहिए। एक तरफ कोई अपनी किडनी मजबूरी में बेचता है, दूसरी तरफ कोई उस किडनी के 20 से 30 लाख रुपए देता है और बीच का पूरा पैसा नेटवर्क खा जाता है। ऑपरेशन के बाद डोनर का क्या होता है? उसको प्रॉपरली मेडिकल केयर नहीं मिलता, वो फिजिकली वीक हो जाता है और हैवी काम नहीं कर पाता। जो पैसे उसे मिले होते हैं वो जल्द खत्म हो जाते हैं, जिसके बाद फिर वहीं गरीबी आ जाती है। पुलिस रेड्स होते हैं, कई केसेस एक्सपोज होते हैं, लेकिन बड़े नेटवर्क जो होते हैं वो रेयरली पकड़े जाते हैं, क्योंकि उन केसेस में करप्शन, लूप होल्स होते हैं और पॉलिटिकल प्रोटेक्शन भी होती है। ये सिर्फ इंडिया की मेजर प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि इंडिया का एक मेजर हब बन चुका है जहाँ पर गरीबी और पॉपुलेशन का डेंजरस मिक्स है। ये कहानी शुरू होती है उन जगहों से जहाँ पर रोशनी कभी पूरी तरीके से नहीं पहुँचती, जहाँ पर लोग तो जिंदा हैं लेकिन पूरी तरह से आजाद नहीं। इंडिया की कुछ जगहों में आज भी इंसान खरीदे और बेचे जाते हैं और फिर उन्हें सिस्टम के अंधेरों में गायब कर दिया जाता है। सोचो, एक छोटा गाँव, गरीबी से जूझता हुआ परिवार, एक इंसान सफेद कपड़ों में आता है, मीठी बातें करता है और एक वादा करता है, चलो शहर ले चलते हैं, शहर जाके काम मिलेगा, पैसा मिलेगा, लाइफ चेंज हो जाएगी। लेकिन सच क्या होता है? ये वादा एक जाल होता है। हजारों लोग जैसे दलित, ट्राइबल कम्युनिटीज और माइग्रेट मजदूर इसी जाल का हिस्सा बन जाते हैं। उन्हें शहर में ईंट के भट्टे, गारमेंट फैक्ट्रीज और कंस्ट्रक्शन साइट पर भेज दिया जाता है, जहां से वापस आना इम्पॉसिबल होता है। उनके नाम पर लिया गया एडवांस एक कर्ज बन जाता है जो कभी उतरता नहीं है। दिन के 14 से 16 घंटे काम करो बिना प्रॉपर खाए और बिना प्रॉपर सैलरी के। अगर उन्होंने वहां से भागने की कोशिश करी, उन्हें धमकी मिलेगी, उन्हें मार दिया जाएगा या फिर उनके परिवार को नुकसान पहुंचाया जाएगा। ये सिर्फ मजदूरी नहीं है बल्कि ये एक गुलामी है। ये सिस्टम ओपनली चल रहा है। ईंटों के भट्टे पर पूरी फैमिली जनरेशंस बंधी होती हैं। बाप का कर्जा बेटा देता है और बेटे का कर्जा उसका बेटा देता है। दूसरी तरफ देखो, साल में हजारों बच्चे मिसिंग रिपोर्ट होते हैं, जिनमें से कुछ बच्चे मिल जाते हैं और कुछ बच्चे कभी मिलते ही नहीं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स और ब्यूरो क्राइम इन इंडिया 2021 के आर्टिकल के अकॉर्डिंग साल 2020 में इंडिया के अंदर 59,262 बच्चे लापता होने की खबर मिली थी, जिनमें से अब भी 48,972 बच्चे लापता हैं। कुछ लोगों को भेज दिया जाता है बिगिंग माफिया के पास, जहाँ पर उन्हें जानबूझकर हार्म किया जाता है ताकि उन्हें लोगों की दया मिले। कुछ बच्चों को इलीगल फैक्ट्रीज में डाल दिया जाता है, छोटी उम्र, सस्ती लेबर और कोई आवाज नहीं। और कुछ बच्चों को भेज दिया जाता है रेड लाइट एरियाज में। एक सर्वाइवर ने बताया कि पहले दिन ही समझ गया था कि ये जगह जेल है, बस फर्क इतना था कि यहाँ पर कोई कानूनी रिकॉर्ड नहीं था।
और जब ये केस पुलिस के पास जाते हैं तो सिचुएशन और भी ज्यादा डार्क हो जाती है। कई बार FIR रजिस्टर नहीं होती और कई बार एविडेंस मिसिंग हो जाते हैं। पावरफुल मिडिल मैन जो इस सिस्टम को कंट्रोल करता है उसके कनेक्शन अंदर तक होते हैं। इसलिए ट्रैफिकिंग सिर्फ एक क्राइम नहीं है बल्कि ये एक नेटवर्क है जो गाँवों से लेकर शहरों तक फैला हुआ है। पर सबसे बड़ा सवाल ये है, आखिर ये सब इतने बड़े स्केल पर कैसे हो रहा है और फिर भी ज्यादातर सब कुछ इनविजिबल क्यों है? जवाब सिंपल है, क्योंकि विक्टिम के पास आवाज ही नहीं होती। जो लोग सिस्टम के नीचे दबे होते हैं उनकी कहानी कभी हेडलाइंस बनती ही नहीं और उनके लिए इंसाफ बड़ी लग्जरियस चीज होती है और हम भी सिर्फ सरफेस देखते हैं, हमें भी नहीं पता कि अंदर क्या हो रहा है। तो अगली बार जब तुम चीप लेबर या फिर इजी अपॉर्चुनिटी का नाम सुनो तो एक बार रुककर जरूर सोचना कहीं उसके पीछे कोई इनविजिबल चैन तो नहीं। यही कहानी थी इनविजिबल चेन की, एक ऐसी सच्चाई जो कभी दिखाई नहीं जाती लेकिन एग्जिस्ट करती है। अगर आपको मेरी ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें। मैं आने वाले टाइम में ऐसे ही देश के मुद्दों पर बात करता रहूंगा।